मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेवर होता है। वो एक वोल्केनोलॉजिस्ट होता है। वोल्केनोलॉजिस्ट वो होता है जो ज्वालामुखियों पर रिसर्च करता है। ट्रेवर को एक आदमी बुलाता है और उसे बताता है कि उसके भाई के रिसर्च लैब को बंद किया जा रहा है। ट्रेवर उसे ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद वो आदमी ट्रेवर को कहता है कि उसका भाई 10 साल से लापता है, इसीलिए अब इस लैब की फंडिंग को रोकने का फैसला किया गया है। इसके बाद ट्रेवर अपने घर आ जाता है। फिर वहाँ पर ट्रेवर के भाई की वाइफ भी आ जाती है जो अपने बेटे सोन को भी साथ लाई होती है। वह कहीं बाहर जा रही होती है, इसलिए 10 दिनों के लिए सोन को वहाँ पर छोड़ने आई होती है। इसके साथ ही वो ट्रेवर को एक बॉक्स भी देती है जिसमें ट्रेवर के भाई के कुछ सामान होते हैं। जब ट्रेवर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से उसके भाई की एक फेवरेट बुक निकलती है जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, जिसे जूल्स नाम के एक फेमस राइटर ने लिखी होती है। यह एक पूरी तरह से फिक्शनल बुक होती है। जब ट्रेवर उस बुक को खोलकर देखता है तो वहाँ उसके भाई ने बहुत सारे नोट्स बना रखे थे जिसमें उसने 3 जगहों के नाम लिख रखे थे, बोलीविया, मंगोलिया और हवाई। यह नोट्स देखने के बाद वह सोन को अपने लैब में लेकर आ जाता है जहाँ वह कंप्यूटर स्क्रीन पर इन तीनों जगहों के बारे में रिसर्च करता है। तो उसे पता चलता है कि ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्टिव ज्वालामुखी है। इन जगहों का एनवायरनमेंट आज भी वैसा ही होता है जैसा कि 10 साल पहले था जब सोन का भाई मैक्स अचानक से कहीं गायब हो गया था। इसके बाद ट्रेवर को पता चलता है कि इन 3 जगहों के अलावा एक ऐसी जगह और भी है जहाँ बिल्कुल इसी तरह का एनवायरनमेंट है। वो जगह आइसलैंड होती है। जिसके बाद ट्रेवर डिसाइड करता है कि वो आइसलैंड जाएगा। फिर वो अपने भाई मैक्स के बेटे सोन को बताता है कि सोन का फादर और वो हमेशा वोल्केनिक ट्यूब्स के बारे में बातें करते थे। इसका मतलब हो सकता है कि वोल्केनोज के अंदर कुछ ऐसे रास्ते हो जिसकी वजह से हम अर्थ के सेंटर में पहुंच सके, और ऐसा ही कोई रास्ता ढूंढने के लिए मैक्स 10 साल पहले आइसलैंड गया था। इसके बाद ट्रेवर और सोन दोनों आइसलैंड पहुंचते हैं। आइसलैंड में वो दोनों एक वैज्ञानिक के घर जाते हैं जो कि ज्वालामुखी पे रिसर्च करता था। लेकिन जब वहाँ का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर वो वैज्ञानिक नहीं होता बल्कि उसकी बेटी होती है। उस लड़की का नाम हैना होता है। हैना उन्हें बताती है कि उसकी पिता की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है। इसके बाद ट्रेवर हैना को अपने भाई की बुक दिखाता है जिसमें उसने नोट्स बना रखे थे। ट्रेवर को अपने भाई पर पूरा भरोसा होता है कि वो अर्थ के सेंटर को ढूंढने निकला है और वो जरूर हैना के फादर से भी मिला होगा। जिसके बाद हैना बताती है कि उसके पास भी सेम वही बुक है और उसमें भी उसी तरह के नोट्स बने हुए हैं जैसा कि ट्रेवर के भाई ने बनाया होता है। हैना बताती है कि वह बुक इसके फादर की है। हैना उन लोगों को बताती है कि जरूर ये बुक साइंस फिक्शन है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बुक को रियल मानते हैं, जिसमें से मेरे फादर भी एक थे। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया भी है। इसके बाद ट्रेवर कहता है कि हमें उस ज्वालामुखी तक जाना है। जिसके बाद हैना कहती है कि वहाँ पर गाड़ियां नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ माउंटेन्स हैं। मैं एक माउंटेन गाइड हूँ और मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले जा सकती हूँ। इसके बाद ट्रेवर और सोन हैना के साथ में उस ज्वालामुखी की तरफ निकल जाते हैं। पूरे एक दिन की ट्रैकिंग के बाद वो लोग उस ज्वालामुखी तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें वो डिवाइस मिल जाता है जिसकी वजह से ट्रेवर को इस जगह की लोकेशन मिली थी। ट्रेवर उसे खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ का वेदर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और चारों तरफ बिजली गिरने लग जाती है। इसके बाद हैना और सोन पास के ये केव में जाके छुप जाते हैं। इसके बाद वो लोग चिल्लाकर ट्रेवर को भी अंदर आने को कहते हैं, लेकिन ट्रेवर उस डिवाइस के बिना अंदर नहीं आना चाहता। इसके बाद किसी तरह ट्रेवर उस डिवाइस को निकाल लेता है, लेकिन इससे और ज्यादा बिजली गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से ट्रेवर को अपनी जान बचाने के लिए उस डिवाइस को फेंक कर भागना पड़ता है। और जैसे ही वो उस केव में पहुंचता है, केव के ऊपर एक बिजली गिरती है जिसकी वजह से केव का रास्ता बंद हो जाता है। इसकी वजह से वो लोग केव के अंदर ही फंस जाते हैं। इसके बाद हैना उन लोगों को बताती है कि केव में एक पुरानी माइन है जो कई साल पहले बंद हो चुकी है। केव में आगे जाते ही उन्हें एक बहुत गहरी खाई दिखाई देती है जिसमें वो किसी तरह रस्सी के सहारे उतरते हैं। इसके बाद उन्हें उस माइन का दरवाजा मिल जाता है। माइन में उन्हें बहुत सारे ट्रैक्स और ट्रॉलियां नजर आती है जिसकी वजह से इन लोगों को लगता है कि इन ट्रैक्स के सहारे वो लोग बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद वो लोग ट्रॉलीज में बैठ जाते हैं और वो ट्रॉली बहुत तेज आगे बढ़ने लग जाती है। तभी उन्हें दिखता है कि बीच से ट्रैक टूटा हुआ रहता है, लेकिन किसी तरह वो लोग वहां से बचकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से इन सभी की ट्रॉलियां अलग अलग हो जाती है। इसके बाद जिस ट्रॉली में हैना होती है उसका ट्रैक खत्म होने वाला रहता है, इसीलिए उसे ट्रेवर की ट्रॉली में आना पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रेवर को दिखता है कि जिस ट्रॉली में वो है उसका ट्रैक भी खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो लोग उस ट्रॉली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रॉली बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जा रही होती है, इसलिए वो उनसे रुकती नहीं है। इसके बाद उन्हें जंप करके किसी तरह खुद को बचाना पड़ता है और ट्रॉली बहुत तेज जाके दीवार में टकरा जाती है। तभी वहाँ पर सोन भी पहुंच जाता है। दीवार में ट्रॉली की टक्कर की वजह से दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया रहता है। इसके बाद वो लोग उस छेद से होते हुए अंदर जाते हैं तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे हीरे होते हैं। सोन अपने बैग में वहाँ से कुछ हीरे निकाल कर भर लेता है। तभी उन लोगों को किसी चीज के क्रैक होने की आवाज आती है। इसके बाद ट्रेवर समझ जाता है कि वो ज्वालामुखी में पाए जाने वाले एक ऐसे पत्थर पर है जो कि कांच से भी ज्यादा कमजोर होता है और इस पे अगर थोड़ी सी भी हलचल होगी तो ये टूट जाएगा। इसके बाद वो अपने भतीजे सोन से कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकलो। जिसके
जिसके बाद सोन वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन उसके बैग से एक छोटा सा हीरा निकल के गिर जाता है, जिसकी वजह से ये लोग जिस पत्थर पर खड़े होते हैं वो टूट जाता है और ये सभी बहुत नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। वो लोग कई मिनटों तक नीचे लगातार गिरते रहते हैं, लेकिन वो लोग नीचे तक नहीं पहुंच पाते। ट्रेवर गिरते हुए इन लोगों को बताता है कि इसके बारे में जूल्स ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि ये दूरी कई 100 मील लंबी भी हो सकती है और जब हम पूरे नीचे की तरफ पहुंचेंगे तो हमें एक वाटर स्लाइड मिलेगी। इसके कुछ देर बाद ही वो लोग एक वाटर स्लाइड में गिरते हैं, जिसके बाद वो लोग उस स्लाइड से होते हुए एक पानी के छोटे से कुंड में पहुंचते हैं। इसके बाद वो लोग किसी तरह वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने पर उन्हें कुछ अजीबोगरीब पक्षी दिखाई देते हैं, जिन्हें इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा होता है। हैना ट्रेवर से इन पक्षियों के बारे में पूछती है। इसके बाद ट्रेवर उसे बताता है कि ये पक्षी 150 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते हैं और अब विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद वो लोग उस केव से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि बाहर एक अलग ही दुनिया होती है। इसके बाद ट्रेवर समझ जाता है कि उसका भाई और हैना का फादर दोनों बिल्कुल सही थे, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ असली में एग्जिस्ट करता है और वो लोग अभी सेंटर ऑफ द अर्थ में ही आ चुके हैं। इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि जूल्स की किताब में जिस तरह की फोटोज बनी हुई है इस दुनिया में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसके बाद ट्रेवर उन दोनों को बताता है कि यहाँ जरूर कोई आया होगा और उसने जूल्स को इसके बारे में बताया होगा, जिसकी वजह से जूल्स ने ये किताब लिखी होगी। इसका मतलब जो यहाँ से आया है वो वापस भी गया होगा, इसलिए यहाँ से वापस जाने का जरूर कोई रास्ता होगा। वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है, जिसके अंदर जाने पर पता चलता है कि ट्रेवर का भाई मैक्स यहीं पर रुका हुआ था और वहाँ पर उसने बहुत सारे नोट्स भी बनाए थे। वहीं दूसरी तरफ हैना बाहर की तरफ देख रही होती है, तो वहाँ पर उसे मैक्स की बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो ये बात ट्रेवर और सोन को भी बताती है। इसके बाद ट्रेवर और सोन मैक्स की मौत की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग जब मैक्स के नोट्स को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस जगह का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, लेकिन इंसान 135 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा से टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह सकता है। इसके बाद सोन कहता है कि अभी यहाँ का टेम्परेचर 95 डिग्री है, जिसके बाद सोन कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ का टेम्परेचर 85 डिग्री था। इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद उन्हें मैक्स के नोट्स से पता चलता है कि नॉर्थ की तरफ एक गर्म पानी का झरना है जो कि उल्टी तरफ बहता है, यानी कि वहां से वो लोग बाहर की तरफ निकल सकते हैं। इसके बाद वो लोग वहां तक पहुंचने के लिए एक नाव बनाते हैं और जब तक यहाँ का टेम्परेचर 135 डिग्री तक पहुंचे ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इनके नाव को तेज करने के लिए इनके पास मैक्स का पैरासूट भी होता है, जिसकी मदद से मैक्स यहाँ तक आया था। लेकिन जब वो लोग नाव से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी बीच में उनपे बहुत सारी मछलियां अटैक कर देती है। वह मछलियां बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तभी समुद्र से एक बहुत खतरनाक क्रिएचर बाहर आता है और उन मछलियों को खाना शुरू कर देता है। इसके बाद ये लोग खुद को बचाने के लिए अपनी नाव को मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी हवाएं वहाँ पर बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैरासूट इनकी नाव से बंधा होता है वो टूटकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद सोन अपने दोनों हाथों से उस पैरासूट को पकड़ लेता है, लेकिन वो पैरासूट को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस जहाज से उड़कर निकल जाता है। जिसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो समुद्र के किनारे होता है। इसके बाद वहाँ पर उसे वही पक्षी दिखता है जो उसे शुरू में दिखा था। जिसके बाद वो उस पक्षी का पीछा करता हुआ पहाड़ी दर्रों से होता हुआ एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ वह देखता है कि यहाँ पर उड़ने वाले पत्थर होते हैं जो हवा में तैर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही अलग है। जिसके बाद सोन समझ जाता है कि यहाँ पर अगर उड़ते हुए पत्थर हो सकते हैं तो उल्टा झरना भी जरूर होगा। उसे वहाँ से दूसरी तरफ पहुँचने के लिए एक बहुत गहरी खाई को पार करना होता है, जिसका सिर्फ एक रास्ता वो उड़ते हुए पत्थर होते हैं। जिसके बाद वो किसी तरह उन पत्थरों को पार करने की कोशिश करता है और उन्हें पार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर और हैना भी किनारे तक पहुंच चुके होते हैं। तभी हैना के ऊपर एक पौधा हमला कर देता है और उसे जकड़ लेता है। इससे पहले कि वो हैना को मार डालता, ट्रेवर उस पौधे को ही उखाड़ देता है, जिसकी वजह से हैना की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हमें सोन को दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसी जगह पहुंच गया होता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंकाल होते हैं। तभी उसके ऊपर एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे वह बचकर भागने लग जाता है और एक जगह पर फंस जाता है। इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। ट्रेवर उन पत्थरों के दूसरी तरफ ही होता है और उसने सोन की आवाज सुन ली होती है। जिसके बाद वो उन पत्थरों की दीवार को तोड़ देता है और सोन को किसी तरह बाहर निकाल लेता है। तभी उन्हें सामने की तरफ वो उल्टा बहता हुआ झरना दिखाई देता है। जिसके बाद वो लोग उस झरने की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन डायनासोर अभी भी इनके पीछे पड़ा हुआ होता है। तभी ट्रेवर को ये पता चलता है कि जिस जमीन पर वो भाग रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा पतली है, इसलिए वो हैना और सोन को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है और वो खुद सामने की तरफ भागने लग जाता है। लेकिन जैसे ही डायनासोर उसकी तरफ पहुंचता है नीचे की जमीन खिसक जाती है और डायनासोर खाई में गिर जाता है। इसके बाद वो लोग उस डायनासोर से बच जाते हैं, लेकिन अब उन लोगों को उस गर्म पानी के उल्टे झरने तक पहुंचने के लिए एक नाव की जरूरत होती है। तभी हैना एक डायनासोर के सिर के कंकाल को नाव की तरह बनाकर ले आती है। इसके बाद वो लोग उस नाव के सारे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक ढलान आ जाती है और उनकी नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आगे वहाँ का पानी भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद उनकी नाव एक खाई से बहुत नीचे की तरफ गिर रही होती है और कुछ चट्टानों के बीच में जाकर फंस जाती है। इसके बाद वो लोग नीचे की तरफ दिखते हैं तो उन्हें लावा दिखाई देता है। जिसके बाद ट्रेवर उन लोगों
को बताता है कि हम लोग लेट हो चुके हैं। उल्टे पानी के झरने का मतलब ये था कि जब भी लावा के ऊपर पानी पड़ता है तो लावे से बहुत ज्यादा तेज प्रेशर से गैस निकलती है, जिससे कोई भी चीज ऊपर की तरफ जा सकती है। इससे भारी चीज भी बाहर निकल जाती है, जिस तरीके से लावा निकलता है। इसके बाद ट्रेवर उन्हें बताता है कि यह पानी यहाँ लगभग 2 घंटे बाद ही आएगा, लेकिन तब तक हम लोग यहाँ पर गर्मी से मारे जाएंगे। तभी हैना देखती है कि दीवार से पानी रिस रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि दीवार के दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पानी है। इसके बाद ट्रेवर को पता चलता है कि इन दीवारों में मैग्नीशियम भी है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। जिसके बाद वो लोग उस मैग्नीशियम को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी लावे में गिरता है। लावे में बहुत सारा पानी गिरने की वजह से वहाँ बहुत प्रेशर वाली स्टीम बनती है, जिसकी वजह से उनकी नाव बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर बाद वो लोग धरती से बाहर की तरफ निकलते हैं और वो लोग एक किसान के खेतों को बर्बाद करते हुए उसके घर तक पहुंचते हैं। किसान अपने फसलों की नुकसान हो जाने के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इटालियन भाषा में उन्हें कुछ बोल रहा होता है। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इटली में पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद सोन अपने बैग से एक हीरे का टुकड़ा निकालता है और इस किसान को दे देता है। इसके बाद ट्रेवर सोन के बैग को चेक करता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे हीरे होते हैं, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हैना और ट्रेवर अब एक साथ होते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर अपने भाई के बंद हो चुके लैब को दोबारा चालू करवाता है। इसके बाद सोन जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो ट्रेवर उसके फादर की एक दूसरी बुक उसे देता है, जिसका नाम लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस होता है। इसके बाद वो सोन से पूछता है कि तुम इस क्रिसमस की छुट्टियों में क्या कर रहे हो। फिर सोन कहता है कि कुछ नहीं। इसके बाद ट्रेवर कहता है कि शायद हम इस बार यहाँ पर जा सकते हैं, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ऐसी और मूवीज की स्टोरीज जानना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।